हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं पी ब्लॉक एलिमेंट के प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस जो बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, जो ईयर है 2019 एंड 2017। तो गाइस, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को आपने अगर नहीं देखा है तो इस आई बटन को क्लिक करेंगे और उस वीडियो को आप पहले देख लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिलेटेड होंगे किससे, उस वीडियो लेक्चर से। तो गाइज, बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकर एस्कान सर का नाम। तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके सामने 2019 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सामने ला रहा हूं। वैसे देखा जाए तो आपको क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है एंड देन फिर हम लोग वन बाय वन करके आंसर मिलाते हैं। क्वेश्चन कुछ ज्यादा है, मतलब एक तो स्लाइड ये हुआ। दूसरे स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं तो सेकंड स्लाइड में भी आपको क्वेश्चन ही दिखेंगे, काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। आप इन सारे क्वेश्चंस का क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे और वन बाय वन करके हम लोग टोटल क्वेश्चन को एनालाइसिस करेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया गाइस। चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें भले ही क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन कहा जाता है बहुत 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 आसान। चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सेकंड पीरियड और पीरियोडिक टेबल कंटेन एलिमेंट, मतलब सेकंड पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होंगे। आपको एक नंबर याद रखना है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। मैंने कहने के लिए तो कह दिया लेकिन लिखा नहीं है, लिख देता हूं। ये नंबर कैलकुलेशन में आपको जो याद रखना है वो याद रखना है 2, 8, 8, 18, 18, 32, लाइक दिस। तो इन द सेंस अगर मैं देखूं पीरियोडिक टेबल में, तो ये पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल में है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। मतलब इसको मत कैलकुलेट करना, ये 2 और यहाँ 6, टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 8 एलिमेंट हो गए। मतलब सेकंड पीरियोडिक टेबल, दिस वन इज अ सेकंड पीरियोडिक टेबल। ये थर्ड पीरियोडिक टेबल, ये फोर्थ, सर इतना आता है, ठीक। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये पीरियोडिक टेबल है और सेकंड पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट हो गए, टोटल एलिमेंट हो गए 8। और अगर ये पीरियोडिक टेबल नहीं है तब भी आप याद रखोगे 2, 8, 8। मतलब फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम। सेकंड में कितने एलिमेंट है, 8। थर्ड में कितने हैं, 8। फोर्थ में कितने हो जाएंगे, 18। फिफ्थ में कितने हो जाएंगे, 18 एंड देन 32 एंड सो ऑन। क्लियर। तो इसका तो क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व कर लिया होगा कि सेकंड पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है, सेकंड पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 एलिमेंट। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन के आंसर के ऊपर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर नॉन मेटल। लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑब्वियसली क्या है, नॉन मेटल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या है, व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर। रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है 2020 में। आई होप सो कि 2020 का ये क्वेश्चन है कि व्हाइट एंड येलो फास्फोरस क्या होता है। तो ये दोनों एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। माचिस के तिली में जो रेड फास्फोरस पाया जाता है उसी तरह से व्हाइट फास्फोरस भी होता है और येलो फास्फोरस भी होता है। तो इन द सेंस इसको एलोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, PCl5 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझाने जा रहा हूं। पहले मैं ऑक्सीडेशन समझाऊंगा, फिर उसमें कोरिलेट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे समझना, यहां समझना है। ऐसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है और इसको जिंक के साथ जैसे आप रिएक्शन करोगे, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और जिंक कन्वर्ट हो जाएगा जिंक क्लोराइड में। इन द सेंस मैं यहां पर आपको छोटी सी चीज को समझा दे रहा हूं कि यहां पर जिंक एक सिंगल एलिमेंट है और सिंगल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है गाइस 0। लेकिन यहां 0 नहीं होगा, यहां जिंक का हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या, +2। मतलब यहां पे जिंक ऑक्सीडेशन नंबर +2 हम लोगों ने पढ़ा था कहां, डी ब्लॉक एलिमेंट में और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा था। और इवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमने ये चीज को बार बार पढ़ा। क्लियर। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हो जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। क्या एक्सप्लेन है कि जिंक 0 से क्या हो रहा, +2 और इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब जिंक क्या कर रहा, ऑक्सीडेशन कर रहा। बट अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एजेंट के ऊपर कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ये अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो करवा कौन रहा है, PCl5। तो यहां पर PCl5 कौन सा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये रिडक्शन करता तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता। क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं गाइस। वैसे देखा जाए तो मैंने कंप्यूटर वाला भी आपके लिए बना रखा था, लेकिन आई होप सो कि यही आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो इसी को आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं और मिटाने के बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, फिफ्थ क्वेश्चन।
पीएच ऑफ वाटर इज मम पीओ, मम मतलब पानी, ठीक है, और पानी का पीएच कितना होता है 7। ये बच्चा जानता है, आप भी बच्चे हो, आप भी जानते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, क्या बोलो मैं, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है HNO3, वैसे ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 एंड सो ऑन, बहुत सारे एसिड है। फॉर्मूला पूछा, कुछ नहीं है सर, ये सब क्वेश्चन तो बड़ा तेजी में निकल गया, क्वेश्चन में दम ही नहीं है तो फिर टाइम तो लगेगा नहीं। अगला केस में बताने जा रहा हूं क्या, हाइब्रिडाइजेशन, बताऊंगा भी, सिखाऊंगा भी और बनाने के लिए, इन द सेंस कि अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले एक बात समझ लोगे, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 1 into 3, टोटल हो गया 8। करना क्या है, करना यह है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है उन सारे इलेक्ट्रॉन को टोटल कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट करके मेरा यहाँ पे आया 8। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 into 3 + 5 8 हो गया। अब क्या करना है कि ये जो टोटल संख्या आपके पास आ रही है, मतलब अगर ये 8 है तो आप इसको डिवाइड करोगे 2 से, और मोर देन 8 है, अगर 8 से ज्यादा आता है तो आप उसको डिवाइड कर दोगे 8 से। अभी तो आया नहीं, लेकिन आएगा तब क्या करेंगे, तब ऐसे ही सिस्टम अप्लाई करेंगे। अब एक बात समझना, जब डिवाइड करके 2 नंबर आएगा तो आपका होगा sp, 3 आएगा तो sp2, और 4 आएगा तो sp3, और 5 आएगा तो sp3d। These all are the hybridization। कारण क्या है, ऑर्बिटल्स को समझिएगा, ऑर्बिटल्स में s 1 होता है, p 3 होता है, और d कितना होता है 5 होता है। इन द सेंस मैं आपको 2 नंबर सिखा रहा हूं, तो 2 में आप क्या करोगे, एक s लोगे, एक p लोगे तो sp, 3 नंबर बोलूं तो एक s 2 p ले लेना sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d एंड सो ऑन। यहां से नंबर समझ में आया। चलो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप सोच करके देखना। 5 नंबर क्या हुआ sp3d, s1 p3 4 और d 1। चलो नेक्स्ट नंबर बोल रहा हूं 3, एक s 2 p sp2, क्लियर। चलो अब यहां पे क्या करना है, जो 8 बचा है, तो 8 क्या है 8 है, तो 8 को कितने से डिवाइड करोगे, 8 हो या 8 से कम हो तो 2 से डिवाइड करना है, 8 से जैसे ज्यादा होगा 8 से डिवाइड करना। तो अभी मैं डिवाइड करने वाला हूं 2 से, तो ये डिवाइड करके कितना हो गया 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया sp3। मैंने क्या कहा था 4 आएगा तो क्या sp3, क्लियर है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया sp3। थोड़ा थोड़ा लिटिल भी सीख लिया, अभी और क्वेश्चन में आएगा और क्वेश्चन में मैं रिपीटेड करूंगा, लेकिन 2 बात याद रखना है, और वो 2 बात क्या है, एक और बात याद रख लेना, 3 बात। पहली बात कि जो मॉलिक्यूल्स है उसके में जो एलिमेंट्स है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, ऐड कर देंगे, कर देंगे। अगर वो नंबर 8 है, ठीक है, या 8 से ज्यादा है, तब कितने से डिवाइड करते हैं, 8 या 8 से कम को कितने से डिवाइड करेंगे 2 से। 8 से जैसे ज्यादा होता है 10 12 14 16 20 22, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके ये जो संख्या आपके पास आ रही है, जैसे मेरे पास आई, कितनी बार में ये डिवाइड किया 4 टाइम। अब इस 4 में 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब यहां से डिसाइड करना आपको हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये 2 नंबर आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, और 5 आया तो sp3d आ सकता है। इतनी बात समझ गए। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे गाइस, ताकि आपके लिए बाद में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपके लिए क्लियर रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय, एक मेथड का नाम याद रखना। अमोनिया जो बनता है वो हैवर्स प्रोसेस से बनता है, मैन्युफैक्चर। वैसे ही हम लोग एक और एसिड को बनाते हैं नाइट्रिक एसिड, थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला भी पूछा था, क्या है फॉर्मूला HNO3। लेकिन इसको बनाते किस मेथड से है, तो ऑस्टवाल मेथड से, दैट इज ऑस्टवाल प्रोसेस। वैसे देखा जाए तो थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, अगर क्वेश्चन आता है तो मैं इसको भी डील करूंगा कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको डील किया है क्या, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैवर्स प्रोसेस, क्लियर। लेकिन ये अमोनिया नहीं है, यहाँ क्या है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड किससे बनता है, तो सिंपल ऑस्टवाल प्रोसेस से बनता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, तो क्वेश्चन कहता है ग्रुप 1 एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज अल्कली मेटल। गाइस ये देखो, हाइड्रोजन को छोड़ के ये जो एलिमेंट आपको नजर आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रैंकियम, इसमें से कोई भी एलिमेंट हो वो कहलाता है अल्कली मेटल। वैसे ग्रुप 2 भी एलिमेंट का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। वो वाला क्वेश्चन है, 11th में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो सर 12th में डाल दिया। ये एग्जामिनी का मिजाज है, अगर वो 11th वाले क्वेश्चन को डालना चाहता तो डाल सकता है, फिलहाल हम लोगों को समझना है। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद 9 के बाद ये 10th नंबर क्वेश्चन, और ये 2019 का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा बारी हो जाएगा 2018 का।
चलो क्या कहता है कि नाइट्रिक एसिड को एल्यूमिनियम वेसल्स में हम क्यों रखते हैं, क्या कारण। ऐसे समझिए कि जब नाइट्रिक एसिड को कहीं स्टोर करना रहता है या कहीं ले करके जाना रहता है तो हम एल्यूमिनियम वेसल्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि बाय द वे ये एल्यूमिनियम का एक कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पर कौन है, ये है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन एक ही बार रिएक्शन करेगा। जैसे रिएक्शंस कर लेगा, रिएक्शंस करने के बाद वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, और ये प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर नाइट्रिक एसिड फिर दोबारा रिएक्शन करने वाला नहीं। क्लियर। तो इस कारण हम नाइट्रिक एसिड को स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसके द्वारा, तो इन सबको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं एल्यूमिनियम वेसल्स में। क्या कहता है क्वेश्चन समझिएगा, नाइट्रिक एसिड कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट इन एल्यूमिनियम वेसल्स बिकॉज इट रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम टू फॉर्म एन ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, कौन, नाइट्रिक एसिड, which protect layer make aluminium passive, और एल्यूमिनियम को क्या बना देगा, पैसिव, वो दोबारा रिएक्शन नहीं करने वाला, एंड प्रिवेंट इट फर्दर रिएक्शन विथ क्या, कंटेनर, और फिर दोबारा ये कंटेनर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये देखो बड़ा सा एक कंटेनर, लेकिन किसका है, एल्यूमिनियम का, और इसके अंदर क्या जा रहा होगा, ऑब्वियसली नाइट्रिक एसिड, या जहां जाएगा वो भी स्टोर किया जाएगा। तो आयरन वाले में नहीं स्टोर किया जा सकता है, आयरन वाले कंटेनर में स्टोर नहीं किया जाएगा, वरना कंटिन्यू रिएक्शन होता रहेगा नाइट्रिक एसिड का। इसलिए हम लोग इसको स्टोर किस में करते हैं, एल्यूमिनियम वेसल्स में, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना करके वो एक लेयर बनाता है जो पैसिव लेयर होता है, जो दोबारा रिएक्शंस नहीं करेगा। क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये ट्रक बनाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में ये आंसर लिखना है, ठीक है। चलो 2019 का ये क्वेश्चन खत्म, अब बारी किसकी, 2018 का। देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है, 1 2 तो नजर आ रहा, 3 भी नजर आया, 4 भी नजर आया, और ये 5 6 7, टोटल 7 क्वेश्चन है, देख लिया जाए। चलो 2018 का ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप 2018 का इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया गाइस। चलो पहले आंसर में कहते हैं द मॉलिक्यूल्स विच जीरो डायपोल मोमेंट्स, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल्स है जिसका डायपोल मोमेंट्स क्या है, जीरो है। अभी सर डायपोल मोमेंट्स होता क्या, पहले समझे, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों की अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। इन द सेंस फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 है, ठीक है। दूसरा फ्लोरीन के बाद कौन है, क्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 है, नाइट्रोजन 3.5, ऑक्सीजन 3.5 एंड सो ऑन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस में सब एक दूसरे से डिफरेंट। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैं यहां लिख दे रहा हूं 3, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है 2.1। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसके ऊपर चार्ज होगा पार्शियल निगेटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव। मतलब HCl को मैं क्या कह सकता हूं, मैं क्या कहूंगा इसे पोलर। HCl क्या है, पोलर। लेकिन जो पोलर कंपाउंड होंगे, इतना तो समझ में आ गया, जो पोलर कंपाउंड होंगे उसका डायपोल मोमेंट्स कभी भी जीरो नहीं होगा, 1 होगा, 1.5 होगा, 0.89 होगा, जो भी होगा, लेकिन डायपोल मोमेंट्स उसका जीरो नहीं होगा। दूसरा कंपाउंड जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, उन सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट्स क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। यहां कह रहा द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैज जीरो डायपोल मोमेंट्स, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल्स है जिसका डायपोल मोमेंट्स क्या हो रहा, जीरो हो रहा। आंसर बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब बात समझेंगे, बोरोन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 1 3, कैसे, एटॉमिक नंबर 5 है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 गया, बचा कितना 3, 3 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो गया। अब फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, तीनों साइड पे फ्लोरीन हो गया, जो एंगल बना रहा है 120 डिग्री का, मतलब इस दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री, इस दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री। अब बात समझिएगा, जो पोलैरिटी हो रही है, फ्लोरीन इधर लगा रहा, फ्लोरीन इधर लगा रहा, फ्लोरीन इधर लगा रहा, तो ऐसे केस में जब पोलैरिटीज को आप देखेंगे तो आपको डायपोल मोमेंट्स कैसा दिखेगा, जीरो दिखेगा। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका डायपोल मोमेंट्स क्या है, जीरो है। सर NF3 का क्यों नहीं, गाइस ध्यान देंगे कि नाइट्रोजन के पास एक लून पे इलेक्ट्रॉन बचता है और यहां पे 3 फ्लोरीन लग जाएगा, तो ऐसे केस में ये पोलर बन जाएगा, और पोलर वाले का डायपोल मोमेंट्स कभी भी जीरो नहीं होने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। क्लियर है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं फटाक से।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स येलो एंड ब्राउन प्रेसिपिटेट विथ अल्कलाइन नीजल रिएजेंट। नीजलर रिएजेंट पे बात किया है और नीजलर रिएजेंट क्या होता है, K2Hg दैट इज मर्क्यूरी एंड I4, ये नीजलर रिएजेंट। और नीजलर रिएजेंट को रिएक्ट जो कराया गया वो अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट कराया गया और अल्कलाइन मीडियम के लिए हमने क्या ले लिया, KOH। और जब ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, कौन, फिर से बात समझिएगा, ये अभी हमने कहा ना नीजलर रिएजेंट किस में, विथ अल्कलाइन, अल्कलाइन के लिए ये नीजलर रिएजेंट, ये किसके साथ रिएक्शन किया है, जो कि प्रोडक्ट आपका ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाया है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो रिएक्शन का एरो भी डाल देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन किया, देखो यहाँ अमोनिया के साथ रिएक्शन किया तब ना ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनाया है। सही है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे गाइस और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी मिटा देते हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो 2018 का क्वेश्चन है, बिस्मथ का क्या होगा आंसर। मैं आपको बता दूं ये बिस्मथ जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा, मैंने आपको बताया था क्या, कैसे याद रखना है, नई, पड़ोसन, ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल। सही है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाएंगे नाइट्रोजन का तो क्या आएगा, 1s2 2s2 एंड 2p3। ध्यान दीजिए यहां पर फास्फोरस में आइएगा तो यही चीज आगे मतलब और लिखाएगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं 3s और 3p क्या हो जाएगा 3। आर्सेनिक में आइएगा तो यहां पे भी क्या हो जाएगा 3s, 3s के बाद कौन हो जाएगा 3d, सॉरी 3s नहीं 4s आएगा, गलती हो गया, 4s और 4s के बाद कौन आ जाएगा 3d और फिर कौन आ जाएगा 4p। मतलब आप देखो ये 2 और ये 3 के बीच में कुछ जा रहा है, आगे समझिएगा। एंटीमनी में भी वैसा ही होगा, 5s2 और क्या हो जाएगा 4d और फिर कौन 5p कितना 3। और बिस्मथ को जब हम निकाल के देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है 6s2, फिर क्या हो जाएगा 5d10 और 4f14 और उसके बाद आएगा 5p3। अब कलरफुल फंडा है और कलरफुल फंडा क्या बता रहा, बात समझिए। यहां देखिए एस और पी को देखिए, सब तो देख तो रहे हैं, और देखना क्या है कि ये 2 और ये 3, तो वैलेंसी क्या शो करेगा, ये वैलेंसी शो करेगा +5। सेम कंडीशन यहां दोनों साथ साथ, लेकिन यहां पर आप देखो कि एस और पी के बीच में कुछ आ गया, डी आ गया, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होगा। वैसे ही यहां देखो S और P के बीच में क्या आ गया, D आ गया, D में 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा +3, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए तो बीच में D आ गया ना। जैसे अब इसको दूसरे तरीके से समझो, ये गाइस p ऑर्बिटल से मतलब 4p है और 4p में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 एंड 3, उसके बीच में कौन आ गया, उसके बीच में आ गया D और D में कितना इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद कौन है 4s और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आराम से लॉस कर सकता है, लेकिन इसके आ जाने की वजह से इसमें एक इफेक्ट डेवलप्ड किया जिसको हम कहेंगे शिल्डिंग इफेक्ट, और ये शिल्डिंग इफेक्ट के कारण ये वैलेंसीज +3 शो करता है। अभी अपने को क्वेश्चन क्या चाहिए और जवाब क्या चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उस बात को समझिएगा क्या कह रहा हूं। अगर आप बिस्मथ को ले रहे हो दैट इज कॉल्ड बिस्मथ, तो अभी आपने देखा बिस्मथ में कि यहां पर आपका 6s आ रहा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कलर चेंज करके लेते हैं, 6s के बाद आपका आया 5d जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 5d के बाद यहां पे आ गया 4d जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, एंड देन आफ्टर आपका आ गया कौन 6p जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 3। ठीक, तो आप खुद सोचो कि सबसे आउटर वाले जोन में कौन है 6p है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन। दूसरे केस में अगर हम बात करते हैं 6s में तो यहां कितना इलेक्ट्रॉन है 2, लेकिन इस दोनों के बीच में आपका ये 5d 10 इलेक्ट्रॉन और 4d 14 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, 1 2 और 1 3, तो ये +3 वैलेंसी शो कर सकता है। सही है, लेकिन फास्फोरस में अगर आप बात करेंगे 15, तो इसमें क्या दिख रहा है 3s2 एंड 3p3,
इसके बीच में कोई शिल्डिंग इफेक्ट है? नहीं है। अगर यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन भी शो कर सकता है, लॉस कर सकता है +3, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी ये लॉस कर सकता है, तो ये +2 और जुड़ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया +5। तो दो तरह की वैलेंसी शो करेगा, +3 एंड +5। कौन? फास्फोरस। लेकिन बिस्मथ ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से वो कौन सी वैलेंसी शो करेगा? +3। तो कहता है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मथ इज, तो आंसर हो जाएगा गाइस +3। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। वैसे क्या ले सकते, बार बार तो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब यहीं पे क्या है, बिस्मथ शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट, क्योंकि इसको पीला नहीं किया गया था, पीला कर देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नाइट्रोजन फॉर्म ओनली NCl3 बट फास्फोरस फॉर्म PCl3 एंड PCl5 बोथ एक्सप्लेन। मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन की इकलौती वैलेंसी होती है जिसको हम 3 शो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं, ये 3 और ये 3 भी और 5 भी, यानी कि फास्फोरस 2 तरह की वैलेंसी शो कर रहा है, लेकिन नाइट्रोजन एक ही तरह की वैलेंसी शो कर रहा है और वो है 3। एक बार फिर से बात समझिए कि नाइट्रोजन एक ही तरह की वैलेंसी शो कर रहा है 3, लेकिन फास्फोरस 2 तरह की वैलेंसी शो कर रहा है 3 और 5। कारण क्या है कि फास्फोरस के पास डी वैकेंट ऑर्बिटल होगा। कौन सा ऑर्बिटल? डी वैकेंट, और इसके पास नहीं होगा। मतलब क्या है समझिए, 1 बाय 1 करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी आप इसको समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, रहता ही रहता है एग्जाम में। पहला कहता है नाइट्रोजन डज नॉट हैव डी वैकेंट ऑर्बिटल्स। दिमाग में यहां ठोक लेना, डी वैकेंट ऑर्बिटल्स क्या होता है, ध्यान दो। जब आप नाइट्रोजन को लेते हो तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास 14 है। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाया आपने 1s2 2s2 एंड 2p3। यहां ध्यान दो, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। जनरली वैलेंसी जो डिपेंड करेगी वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगी, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हुआ तो इसकी वैलेंसी 3 हुई, इसलिए इसने 3 क्लोरीन को अडॉप्ट किया। लेकिन अगर मैं इसी में आगे बढ़ता हूं और फास्फोरस में आता हूं तो फास्फोरस में हैव डी वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास है। क्या है डी वैकेंट ऑर्बिटल? ये क्या होता है सर, देखते हैं। जब आप फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है, और 15 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड देन आफ्टर 3d आ जाएगा। इसमें 2d नहीं आएगा, लेकिन यहां 3d आ जाएगा। 3d अब क्या? डी वैकेंट ऑर्बिटल्स, इसी को हम नाम दे रहे हैं डी वैकेंट ऑर्बिटल्स। अगले केस में जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना रहे हैं तो यहां आप देखेंगे मैंने जो बनाया है वो 3s और 3p वाला बनाया और 3d वाला। अब देखो यहां 2 3 5, लेकिन अभी जो वैलेंसी शो कर रहा वो यही 3 में शो कर रहा, मतलब वैलेंसी कितनी है? 3 है। लेकिन अगर जंपिंग जपाक जम हो, इन द सेंस ये जंपिंग जपाक जम मतलब देख बाबू, वैलेंसी उतनी होती है जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहां 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 3, लेकिन अगर यहां का इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए, कहे जाएगा सर क्योंकि इसमें डी वैकेंट ऑर्बिटल्स है इसलिए जाएगा, और इसके पास डी वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं था तो इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके कहीं नहीं गया, 3 अनपेयर्ड था, वैलेंसी 3 ही शो किया। लेकिन यह 3 वैलेंसी शो करेगा, लेकिन साथ में वो 5 वैलेंसी भी शो कर सकता है। कब? जब इसका 3s का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाए? 3d में चला जाए, तब ये यहां से जाएगा तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, और यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन गाइस? यहां पर इलेक्ट्रॉन 3 पहले से भी था, और डी में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो डी में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 5। तो ये 2 तरह की वैलेंसी शो किया, 3b और 5b। लेकिन कौन? फास्फोरस, बट नॉट नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में डी वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, लेकिन फास्फोरस में डी वैकेंट ऑर्बिटल्स मौजूद है। क्लियर? याद रखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए। याद रहेगा? चलो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस। चलो देखते हैं 4th के बाद। अभी तो और क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक में, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ NH3 गैस विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली। एक चीज समझना होगा आपको, यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट लिया, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट लिया, मतलब इस दोनों के साथ रिएक्शन कराना है, एक बार कॉपर सल्फेट के साथ, एक बार सिल्वर नाइट्रेट के साथ। लेकिन किसको?
अमोनिया को मैं आपको याद दिला दूं तो कि अमोनिया जो बनता है वो हैबर्स प्रोसेस से बनता है, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या लिया, अमोनिया को वाटर के साथ रिएक्शन किया है सर, आप कॉपर सल्फेट बोल रहे हैं और फिर पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसलिए पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन है, एक्वस, और एक्वस का मतलब होता है गाइस वाटर। तो अमोनिया सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन किया, जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करेगा अब देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कारण क्या है, वाटर का डिसोसिएशन इकलौती चीज पे बेस्ड होता है, एक कहलाता है H+ और दूसरा कहलाता है OH-। अमोनिया का जब फॉर्म बनेगा NH3 उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा और ये लोन पेयर एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और जैसे ही एक्सेप्ट करेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम में NH4+। अमोनिया अमोनियम में कन्वर्ट हो गया, इसने प्रोटॉन को क्यों एक्सेप्ट किया, बिकॉज आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर इसके साथ OH- आके जुड़ गया, बन गया कौन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इतनी बात समझ में आई, इसकी जरूरत नहीं है। अगला केस, मतलब आगे क्या करेंगे, अगला केस में ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर सल्फेट के साथ। इसमें याद रखना जो तेरा है वो मेरा, जो मेरा है वो तेरा, बस अपोजिट चार्ज। मतलब सर, मतलब बहुत आसान है कि यहाँ पे कॉपर किस में होगा, प्लस में, कितना प्लस, 2+, SO4 क्या होगा, 2-, NH4 किस फॉर्म में होगा, NH4+ के फॉर्म में, लेकिन 1+ OH किस फॉर्म में होगा, माइनस में। इतना तो समझ में आता है ना, कॉपर मेटल है 2+, सल्फेट जो होगा वो 2- हो जाएगा, अमोनियम 1+ OH-। तो अभी मैंने क्या कहा, जो तेरा है वो मेरा, जो मेरा है वो तेरा, मतलब प्लस वाला इसके माइनस के साथ रिएक्शन करा दो और इसका माइनस वाला इसके प्लस के साथ रिएक्शन करा दो। जैसे आप रिएक्शन कराओगे आप देखोगे कि प्रोडक्ट जो है वो क्या बन गया, जो आप चाह रहे थे। मैंने क्या कहा, कॉपर को हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दे, करा दिए सर, कॉपर की वैलेंसी 2, OH की वैलेंसी 1, तो 1 इधर गया 2 इधर गया, बन गया क्या, COOH। कॉपर हाइड्रोक्साइड की कहानी खत्म, बचा कौन अमोनियम, NH4 और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, SO4, इसकी वैलेंसी 2 इसकी वैलेंसी 1, तो 2 इधर जाओ 1 इधर आओ, तो ये हो गया होल 2। समझ में आया, आई होप तो समझ में आ जाना चाहिए, क्यों नहीं समझ में आएगा जी, आसान चीज तो है। सबसे पहले हमने क्या किया कि अमोनिया को वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन किया, कॉपर सल्फेट के साथ, और जैसे कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया ये बनाया कॉपर ऑक्साइड और अमोनियम सल्फेट। फर्दर आप देखो कि ये कौन से कलर का है, ब्लू कलर का, कॉपर हाइड्रोक्साइड किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। नेक्स्ट आगे हम रिएक्शन करा रहे हैं, ये तो फंडा वही होगा क्योंकि अब मुझे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराना है, किसको, अमोनिया को, लेकिन कौन सा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, तो ये तो फंडा सेम हो जाएगा कि अमोनिया वाटर के साथ रिएक्शन किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया। अब बारी आ जाइए सिल्वर नाइट्रेट, आपसे मुकाबला होगा, मुकाबला क्या होगा, प्लस माइनस। करना क्या है, करना है यही कि Ag+ और क्या OH-, दोनों रिएक्शन करेगा, दोनों की वैलेंसी 1-1 है, तो क्या बना देगा AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट में ले लेना बच्चा, नहीं भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा बचा कौन, अमोनियम और नाइट्रेट, अमोनिया का फॉर्मूला NH4 कितना प्लस 1+ और NO3 का कितना 1-, दोनों रिएक्ट करेगा और बना देगा NH4 और क्या NO3, रिएक्शन कंप्लीट। समझ में आया, थोड़ा थोड़ा बात भी समझ में आना चाहिए, अगर ये समझ में आ रहा तो क्वेश्चन आपका सॉल्व, ठीक है। चलो देखो AgOH और अमोनियम नाइट्रेट, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, बन गया, स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस, समझ में आया, बस जो तेरा है वो मेरा, जो मेरा है वो तेरा, बस अपोजिट चार्ज से रिएक्शन करा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन कार्बन, वाई। क्या चीज पूछ रहा है, पूछ ये रहा है एफिनिटी, किस चीज की लगाओ किसमें ज्यादा होगी। यहां पर नाइट्रोजन की एफिनिटी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन एफिनिटी कम है, क्यों कम हो गई एफिनिटी कार्बन के कंपैरिजन, आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं, जिसको कहा जा सकता है कि आप देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, क्या होगा 1s2 2s2 एंड 2p3, और 3 है तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो स्टेबल कर रहा है, इसको हाफ फील्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, हाफ फील्ड। मेरी बात सुनना, साइड में हम समझा दे रहे हैं इधर, ठीक है, खोपचे में, और ये खोपचे में आपको क्या समझना है, ध्यान देना, अगर P में एक इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है, तो जवाब है स्टेबल नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन है स्टेबल है, तभी स्टेबल नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉन है तब स्टेबल है, हाँ थोड़ा तो स्टेबल मिलेगा, और इस स्टेबिलिटी को बोलते हैं हाफ फील्ड, ये स्टेबल हुआ।
लेकिन 3 के अलावा अगर हमने इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, 4 तो स्टेबल है, 5 स्टेबल है, ये 6, हाँ अब स्टेबल है, और उसको हम लोग बोलते हैं फुल फील्ड। समझ में आया? तो इन द सेंस स्टेबिलिटी चाहे तो हाफ फील्ड में आ रही है या फिर फुल फील्ड में आ रही है। तो नाइट्रोजन में अभी आपने देखा कि नाइट्रोजन ऑलरेडी हाफ फील्ड कंप्लीट कर रहा, तो अगर वो एक तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, और कोई एलिमेंट्स अपने आप को अनस्टेबल करना नहीं चाहेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना, हमको नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस। क्यों लेस हो गया? क्योंकि इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कंप्लीट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो लेने के बाद ये क्या करेगा, इनकम्प्लीट अपने आप को शो करेगा। लेकिन कार्बन में आते हैं, चलिए कार्बन में क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 एंड 2p4, और इसके ऑर्बिटल्स में देख रहे हैं, किसके ऑर्बिटल्स में, यहां तो हमने एक्स्ट्रा दिया था, ये वाला इसका हिस्सा नहीं है। यहां इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4, ये कहां से लाए सर, देखिए यहां 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया, 1 2 3 और 1 4। अब बताओ ये लेस स्टेबल, तो स्टेबल करने के लिए भाई 2 इलेक्ट्रॉन लाके देना, तो जल्दी से हम स्टेबल हो जाएंगे। तो मतलब एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, एफिनिटी इसकी ज्यादा होगी, किससे, इलेक्ट्रॉन से, किसकी, कार्बन की। भैया हमको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन भी मिल जाए तो हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। क्या कंप्लीट कर देंगे, फुल फिल ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो इसको आप कंप्यूटराइज वे में कैसे देखेंगे, तो कंप्यूटराइज वे में ऐसे देखेंगे कि यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे मैं बात करूंगा। इसके बाद हो गया गाइस स्क्रीनशॉट। इसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वैसे देखा जाए तो इसका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, एक और स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, गलती से मिस्टेक हो गया, मुझे लगा इससे पहले वाला मैंने आपको बता दिया। क्लियर? चलिए अब आते हैं व्हाट हैपन व्हेन, 2018 का ही क्वेश्चन होता है, क्या होता है जब मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको समझ में आता है या नहीं, तो सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता है, तो इस थोड़े को और बढ़ाइए, और प्रीवियस वाला जितना क्वेश्चन मैंने बनाया है उन सारे को आपको कंप्लीट करना। क्लियर? चलो, कहता है क्लोरीन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और दूसरा ऑप्शन में क्या रहा, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक कॉपर इन डिफरेंट कंसंट्रेशन, और 2018 का क्वेश्चन इसके बाद हो कंप्लीट। क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कोल्ड डाइल्यूटेड। मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है? वैसे तो एक पार्ट में भी आंसर हम बना सकते हैं, लेकिन हम 2 पार्ट में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बाय द वे अगर रिएक्शन दे दिया तो ये आपके सामने मौजूद रहेगा। ठीक है? व्हाट हैपन व्हेन कहने का मतलब क्या है, क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे कोल्ड एंड डाइल्यूटेड, कोल्ड का मतलब ठंडा, और ठंडा के साथ साथ क्या, डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है। ठीक है? जैसे ऐसा हम करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस स्टेज में है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, और जैसे ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा बनाएगा सोडियम क्लोराइड। ये कैसे कैसे हो गया सर, ये ना समझ में आया। एक्वस पानी है, ठीक है? और यहां पे समझिए सबसे पहले कि ये सोडियम है, और सोडियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन के साथ। काहे रिएक्शन करेगा, सोडियम प्लस में क्लोरीन माइनस में, जो तेरा है मेरा, जो मेरा है तेरा। चलिए बना दिया सर सोडियम क्लोराइड, एक सोडियम और एक क्लोरीन रिएक्ट किया, दोनों बाहर निकल गया। जैसे ये सोडियम क्लोराइड यहां पे बना दिया, अब यहां पे एक और सोडियम बचा हुआ है। क्लियर? और ये सोडियम फर्दर रिएक्शन करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, सॉरी क्लोरीन के साथ, लेकिन इस द फॉर्म ऑफ, आप बात समझो, Na+ के फॉर्म में निकला तो क्लोरीन 2 फॉर्म में। अगर एक क्लोरीन आप माइनस में निकालते हो, मतलब 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन माइनस में यहां पे निकाल देते हो, Na+ और Cl माइनस दोनों NaCl बना दिया, तो अगला क्लोरीन किस में बचा, प्लस में। अब जब ये प्लस में बचा तो ये प्लस वाला तो फिर से सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि सोडियम भी प्लस में है। अब होगा ये कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम करेगा क्या कि इस हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर देगा इन द फॉर्म ऑफ H+, रिमूव कर दिया और बन गया खुद क्या, NaO-। अब क्लोरीन को बुलाएगा, आ जा भाई, क्यों, क्योंकि जो तेरा है मेरा, जो मेरा है वो तेरा, मतलब दोनों रिएक्शन करके बनाएगा NaOCl, सोडियम क्लोराइड। चलिए सर, ये दोनों तो रिएक्शन हो गया। रिएक्शन होने के बाद अगला क्या बचा हुआ है, अगला बचा हुआ कौन, H+, और ये OH के साथ रिएक्शन करेगा, और जैसे OH के साथ रिएक्शन करा देगा बन जाएगा वाटर। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? फिर से समझो, क्लोरीन 2 है, एक क्लोरीन प्लस में निकला तो दूसरा माइनस में निकलेगा, तो पहले माइनस वाला निकला, माइनस वाला सोडियम के साथ रिएक्शन किया Na+ के साथ तो बना दिया NaCl, अगला क्लोरीन जो बचा है वो प्लस वाला क्लोरीन बचा है।
ठीक है। ऑब्वियसली है कि जब क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये माइनस में निकलना तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा, तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो है Cl+। तो Cl+ तो इस बार सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करने वाला, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन वाले के साथ, और ऑक्सीजन वाले के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा NaOCl और प्लस वाटर। चलिए सर इस बात तो समझ में आ गई। अगले बात पे आ रहे हैं। अगला कह रहा है हॉट एंड कंसंट्रेटेड, मतलब रिएक्शन वही है, क्लोरीन गैस रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एक बार ठंडे पानी में और एक बार गर्म पानी में। लेकिन इस बार गर्म पानी के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड, मतलब कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, और इसमें क्या था, पानी मिक्स कर दिए थे। फिर से देखो 3 मोल क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे रिएक्शन करता है, ये बनाता है NaCl, NaClO3 और कौन, वाटर। इस बार हम लोग कंसंट्रेटेड लिए और इससे पहले हम लोगों ने लिया था डाइल्यूटेड। यह है क्लोरीन, क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा NaCl कितना, 5 मोल। बचा एक सोडियम और एक क्लोरीन, ये दोनों रिएक्ट करेगा और यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड है वो हाइड्रोक्साइड OH मिल करके क्या बना देगा, ये बना देगा वाटर H2O। और जैसे ये H2O बना देगा तो बचेगा कौन, एक ऑक्सीजन। ऐसा ऐसा 3 ऑक्सीजन कंबाइन करेगा और बना देगा NaClO3। तो दोनों रिएक्शंस को आप ध्यान से देखेंगे, और ध्यान से देखना क्या है कि इस आंसर में तो मैं कोई एक भी लिख देता तो काम चल जाता, लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा कि कोल्ड एंड डाइल्यूटेड तब ये कंडीशन, और हॉट एंड कंसंट्रेटेड तो ये कंडीशन आप नोट करेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद जिंक और कॉपर इन डिफरेंट कंसंट्रेशन। कहता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कॉपर। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड किसके साथ रिएक्शन कर रहा, कॉपर के साथ। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड को आपको समझना होगा कि ये कैसे डिसोसिएट करता है। हम ले रहे हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और इसको जैसे हम डिसोसिएट करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, टूटरा H2O में, 2NO में और नेसेंट ऑक्सीजन में। यहां याद होना चाहिए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कैसे टूट रहा, H2O में, 2NO2 में और सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन में। ये आपको याद रहना, ये याद तो आप रिएक्शंस करा सकते हो कंसंट्रेटेड वाला, और फिर इसके बाद में याद कराऊंगा डाइल्यूटेड वाला। मतलब ये पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। डिसोसिएशन ऑफ कंक नाइट्रिक एसिड, they can dissociate in the form of H2O, 2NO2 and single nascent oxygen. जस्ट आफ्टर आपने इसमें डाला है कॉपर, तो ऑब्वियसली है कि कॉपर के साथ ये रिएक्शन करेगा। कॉपर कौन रिएक्शन करेगा इस दोनों में से, नेसेंट ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही होता है। और जैसे ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड। सही है, ये ऑक्सीजन यहां से आया, ये ऑक्सीजन यहां गया, कहानी खत्म। अब ये कॉपर ऑक्साइड फर्दर रिएक्शन करेगा किसके साथ, ये देख लो, कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन किया नाइट्रिक एसिड के साथ, एक प्लस में दूसरा माइनस में। जैसे ये रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद आप देखो CuNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा और बन जाएगा वाटर। कैसे सर, ये जो नाइट्रिक एसिड है ये कॉपर है, ये देखना ये कॉपर 2+ में टूटा और O किस में टूटा, 2 माइनस में। HNO3 में अगर डिसोसिएशन पे बात करते हैं तो यहां पे टूटेगा H+ में और दूसरा कौन हो जाएगा, NO3 माइनस में। सही है सर, तो यहां का प्लस और यहां का माइनस रिएक्शन करेगा तो आप देखो क्या बना देगा, Cu, इसके ऊपर 2+ है, इसके ऊपर 1 माइनस है, तो क्या हो जाएगा NO3 का होल ट्वाइस। सही है, और बच्चा H+ O के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियसली क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। क्लियर, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये तो साइड में हमने समझाने के लिए। ये कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये बना दे रहा। ओवरऑल रिएक्शन में आप समझोगे क्या हो, आपने नाइट्रिक एसिड लिया, लेकिन कितना लिया, 2 और 2 4 क्या लिया, नाइट्रिक एसिड HNO3, 2 यहां है 2 यहां है, टोटल 4 हुआ, और एक कॉपर के साथ रिएक्शन किया। जैसे ये रिएक्शन किया आप देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 1 मोल वाटर 1 मोल वाटर, मतलब टोटल कितना मोल वाटर, 2 मोल वाटर, प्लस क्या बनाया 2 मोल NO2। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये बाद में वो, इससे फर्क नहीं पड़ता। Cu, हाँ लेकिन ऐसा गलती मत करना, इधर वाला उधर लिख देना, उधर वाला इधर लिख देना, वरना एग्जामिनी भी इधर का इधर आपका नंबर कर देगा। क्लियर, और डर तो इसी बात का लगता है। चल स्क्रीनशॉट ले लेगा, ऐसे कंप्यूटराइज वाला स्क्रीनशॉट लेना। रुक इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, कंप्यूटर वाला ज्यादा अच्छा है। अभी तो मैंने समझाया था आपको, 2 और 2 4, ये ऑक्सीजन यहां से आया था, कट गया, कॉपर ऑक्साइड यहां से आया था, ये कट गया, और यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बना है वो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें,
चल, एक तो हमने इसके साथ रिएक्शन करा दिया, किसको, कॉपर को, बारी किसकी, जिंक की। तो इतना काम कर सकते हो। कैसे करेंगे सर? हाथ से, पेन से, मार्कर से, और क्या चीज से? ये देखो, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। नाइट्रिक एसिड कौन सा है? कॉन्क नाइट्रिक एसिड। और मैंने क्या कहा, जब भी कॉन्क नाइट्रिक एसिड हो तो वो डिसोसिएट कैसे करेगा? बताओ जल्दी। नहीं बोलोगे? ठीक है, चुप रहो, लेकिन समझो। H2O 2NO में और O में। अगले केस में क्या होगा बताते जाना। सर जिंक है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। गुड, करा दे रिएक्शन, करा दिया। क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। हाँ सर। फिर अगला, जिंक ऑक्साइड रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3। कौन सा रिएक्शन सर? वही वाला जो अभी आप इतना देर से बता रहे हैं। जो तेरा है वो मेरा, जो मेरा है वो तेरा। Zn2 प्लस O2 माइनस H प्लस NO3 माइनस, NO3 माइनस इसके साथ जाएगा और बना देगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर बना देगा। चल यहां तक तो सही है। आगे बताओ अच्छा, आगे क्या करना है? तो आगे हम कर देगा सर, ऑक्सीजन यहां से आया, इसके साथ रिएक्शन कर गया, खत्म। जिंक ऑक्साइड यहां से आया, इसके साथ रिएक्शन कर गया, ये खत्म। तो बैलेंस है? नहीं है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आगे क्या दे देंगे? टू। तो सब कुछ तो सेम है, तो कहाँ हम बोले कि डिफरेंट है? ध्यान देना, 4 मॉलिक्यूल्स कौन हो गया? नाइट्रिक एसिड रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? जिंक के साथ। और जैसे जिंक के साथ रिएक्शन किया, ये बना दिया, सबसे पहले हम इसी को लिख देते हैं, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O प्लस 2NO2। फंडा समझ में आ गया ना? तो रिएक्शन में कोई ज्ञान नहीं होता है, और फंडा नहीं समझ में आया तो फिर रिएक्शन ही रिएक्शन है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना, अच्छा वाला का स्क्रीनशॉट लेते हैं एक बार समझ करके। जिंक ऑक्साइड रिएक्शन किया, जिंक ऑक्साइड बना दिया, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, जिंक ऑक्साइड बना दिया। फिर ये जिंक ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया? जिंक नाइट्रेट और वाटर। और ओवरऑल रिएक्शन में हम देखते हैं तो ये अभी तो मैंने आपको समझा दिया था ना, ये यहाँ कट जाएगा, ये यहाँ कट जाएगा। टोटल ओवरऑल रिएक्शन का आप स्क्रीनशॉट लेंगे। 2018 का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलो थोड़े थोड़े से ज्यादा से क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना। बचा कौन? 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं सामने ला रहा हूँ। 1 2, बस 2 ही क्वेश्चन है। चलो फटाक से सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला है। पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई बेसिक H3PO4। ट्राई बेसिक क्या है कि जब आप फॉस्फोरस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे जुटा होगा, एक ऑक्सीजन ऐसे, एक ऑक्सीजन ऐसे, और एक ऑक्सीजन ऐसे, उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? OH। जितना OH होगा उस बेसिस में बेसिसिटी कहलाएगी। अगर एक OH किसी में होता तो उसको बोलते हैं मोनोबेसिक, सॉरी मोनो, MONOBASIC बेसिक। और अगर 2 OH होता तो डाइबेसिक। और यहाँ कितना है? 3 है, इसलिए क्या बोलते हैं? ट्राइबेसिक। स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए सबका बनाने के लिए। ठीक है, अभी तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना था इसलिए स्ट्रक्चर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हाँ याद रखिएगा, H3PO4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। एनसीईआरटी का लाइन एकदम ऐसे करके खोलिएगा ना तो सबका स्ट्रक्चर बना हुआ एक बार देख लीजिएगा, गिन लीजिएगा, और गिनने के बाद जितना OH होगा उतना बेसिसिटी होगा। एक OH मोनोबेसिक, 2 H डाइबेसिक और 3 OH ट्राइबेसिक। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेना है? हाँ ले लेते हैं सर, तो ले लो। बैक में मैं चला जा रहा हूँ। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, और वो लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लेंगे गाइस। इन व्हाइट फास्फोरस P4 मॉलिक्यूल्स व्हिच वन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? वैसे पीला नहीं किया गया, आप पीला कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 pp सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट, नॉट करेक्ट। इनमें से कौन करेक्ट नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फास्फोरस मॉलिक्यूल्स व्हिच वन इज नॉट करेक्ट। 6 pp सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट। ये अगर मैं फास्फोरस का स्ट्रक्चर आपको पहले मैं दिखा दूं, 1 2 3 4 5 और एक 6।
हाँ तो चलते हैं गाइस, 2017 का जो एक क्वेश्चन बच गया था उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो हो गया है। तो चलते हैं गाइस, 2017 का ये क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनवाइट फास्फोरस मॉलिक्यूल्स विच वन इज नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 6 pp सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट, बिल्कुल सही है, 6 pp बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। 4 नहीं, आंसर बी हो जाएगा, मतलब 4 pp बॉन्ड नहीं बल्कि कितना 6 pp बॉन्ड बनेगा। किसके केस में? तो व्हाइट फास्फोरस। जो व्हाइट फास्फोरस क्या होता है? तो व्हाइट फास्फोरस होता है एलोट्रॉप। तो गाइज आज का वीडियो लेक्चर यही खत्म होता है। तो पता है आपको हम क्या करने जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। लेकिन इस टाटा बाय बाय से भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने का कोशिश करें, ताकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको कौन सा वीडियो पहले चाहिए। मैं उस वीडियो को बनाने में पहले जोड़ दूंगा। वैसे वीडियो तो सारा कंप्लीट होगा, लेकिन ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। थैंक यू एंड बाय।